एंड वेलकम टू शाइन अवर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का पार्ट 2 बौद्धकालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले जो हम लोग के शिक्षा शास्त्र का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, सभी चैप्टर्स के शॉर्ट टाइप आंसर हम लोग देख चुके हैं। जो आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। 6वीं शताब्दी में तत्कालिक समाज एवं वैदिक धर्म में व्याप्त दूरियों एवं कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो मतलब क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था वो 6वीं शताब्दी में उसका उदय हुआ था, वो वैदिक काल के बाद में। बौद्ध धर्म के प्रभाव के अंतर्गत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जो वैदिक ब्राह्मण शिक्षा पद्धति के नितांत भिन्न थी। जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी वो वैदिक शिक्षा प्रणाली के नितांत भिन्न थी, मतलब कि उससे हल्का हल्का भिन्न थी, लेकिन थोड़ा बहुत वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली से मिलती जुलती भी थी। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में सैद्धांतिक अंतर के कारण भी न थी, और यहाँ पे ये इच्छा प्यारी नहीं होगा। इस शिक्षा प्रणाली को बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के रूप से जाना जाता है। तो ये थी हमारी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। तो चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तो हम लोग हेडिंग वाइज लिखेंगे। तो जो फर्स्ट हेडिंग है वो है शिक्षा के समान अवसर। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस क्षेत्र में सैद्धांतिक रूप से किसी प्रकार का जाति धर्म तथा वर्ग भेद नहीं होता था। बौद्ध काल में बहुत ज़्यादा जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन बौद्ध काल में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उसमें वर्ग का भेदभाव नहीं होता था। किंतु व्यवहारिक स्तर पर समाज के कुछ श्रेणियों के बालकों को शिक्षा प्राप्त के अधिकार से वंचित रखा गया था। बल्कि लेकिन जो व्यवहारिक स्तर पर जैसे कि जो बहुत ज़्यादा नीची कास्ट के होते थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा संस्कारों का अनुपालन। तो शिक्षा का प्रारंभ 8 वर्ष की अवस्था से प्रवज्ञा संस्कार से होता था। जो बौद्धकालीन था वहाँ पे 8 वर्ष के जब बालक हो जाते थे तब उनकी शिक्षा प्रारंभ होती थी, और शिक्षा प्रारंभ के समय में एक संस्कार होता था जिसे प्रवज्ञा संस्कार कहते थे। इसमें बालक का सर्व मुंडवाया जाता था, उन्हें अच्छे कपड़े पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, तब उनका ये संस्कार होता था। उसके बाद वो जो है मठों में प्रवेश करते थे। प्रवज्ञा का अर्थ होता है बाहर जाना, अर्थात घर से बाहर निकलना और मठ में प्रवेश करना। तो प्रवज्ञा का अर्थ कभी कभी आपका पूछ लिया जाता है, तो इसका अर्थ होता है बाहर जाना अर्थात घर से बाहर निकलना और मठ में प्रवेश करना। मठ में प्रवेश के समय बालक को 3 पढ़ लेने पड़ते थे। जो वो 3 पढ़ हैं वो हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों लर्न करने हैं, और जब भी आपसे बौद्ध में प्रवज्ञा संस्कार के बारे में पूछा जाए तो आप उसे ये लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं अध्ययन विषय। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली मूलतः धर्म एवं दर्शन पर आधारित थी। धर्म एवं दर्शन मतलब कि जो भी धार्मिक वहाँ पे श्लोक वगैरह बताए जाते थे, अपने धर्म के आधार पर जो भी नियम कानून बताए जाते थे वो पढ़ाया जाता था, और दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। इसमें लौकिक विषयों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। अल्देकर महोदय के अनुसार शिक्षा केवल धर्म दर्शन और तर्कशास्त्र तक ही सीमित नहीं है, वरन संस्कृत साहित्य न्याय शास्त्र चिकित्सा स्वास्थ्य आदि विषयों का भी शिक्षा दी जानी चाहिए, बल्कि जो अल्तेकर महोदय थे उन्होंने ये कहा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं अध्ययन विषय। तो ये हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद जो हेडिंग है वो है शिक्षा का माध्यम। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लोक भाषाओं के महत्व को स्वीकार किया गया था। मगर जो शिक्षा का माध्यम था, जो वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें केवल संस्कृत भाषा में ही शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी इसमें अन्य अन्य भाषाओं को भी सम्मिलित किया जाता था, मतलब कि जो भी लोक भाषाएं होती थी। उल्लेखनीय है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में केवल संस्कृत भाषा को ही शिक्षा का माध्यम में स्वीकार किया गया था, लेकिन जो बौद्धकालीन था इसमें अब बहुत सारी जो भाषाओं को स्वीकार किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। बौद्धकाल में स्त्री शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं था, अभी तो सैद्धांतिक रूप से स्वयं महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को प्रोत्साहन दिया था तथा स्त्रियों को धर्म की शिक्षा देने हेतु मठों में प्रवेश दिया। जो वैदिक काल था वहाँ पे जो स्त्रियाँ थी वो मठों में बल्कि वहाँ पे गुरुकुलों में आके शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थी। जो बड़े घराने की होती थी वहाँ पे राजकुमारी लोग रानी लोग वो लोग जो है अपने भाई बहन या फिर किसी गुरु को बुला के शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अन्य जो स्त्रियाँ होती थी वो कहीं पे गुरुकुल वगैरह जाके शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थी। लेकिन जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली है इसमें स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रतिबंध नहीं था, वहाँ पे वो मठ में आकर प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इस काल में कुछ विदेशी विदुषी, यहाँ पे विदुषी होने चाहिए थे, विदेशी स्त्रियों का नाम उल्लेखनीय है, उदाहरण के लिए सुभा, अनुपमा, सुमेधा आदि। इसीलिए जो इस काल में जो है बहुत सारी जो अशिक्षित व्यक्ति हुए, बहुत सारी विद्वान स्त्रियाँ हुई, जिनमें से कुछ का नाम यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, सुमा, अनुपमा, सुमेधा आदि। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।